Assalamualaikum. In this video, you get to know about the complete chapter number 1, Introduction to Biology. In this video, you get to know about the knowledge of introduction, divisions, branches, careers, and relationships of biology, Quran and biology, Muslim scientist, the level of organization, cellular organization, difference between eukaryotes and prokaryotes, mustard plant and frog, and important definitions. So let's start. Is the introduction of biology. What is science? साइंस एक वो स्टडी है जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन, एक लॉजिकल रिजल्ट पेश करते हैं ताकि हम कुदरत के कानूनों को, असूलों को समझ सकें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। बेसिकली साइंस को डिवाइड किया गया है इन 4 कैटेगरीज में। सिर्फ बायो साइंस नहीं होती, फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, मैथ्स भी साइंस है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये एक साइंटिफिक स्टडी है लाइफ की, ठीक है, जिंदगी की एक साइंटिफिक स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायो हमने एक ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से निकाला है। बायोस जिसका मतलब है लाइफ, लोगोस जिसका मतलब है थॉट, एंड रीजनिंग, वजह क्या है, क्या इसके पीछे की सोच है, क्या इसके पीछे की वजह है। नेक्स्ट आ जाती है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायो को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है जहां पर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं जिंदगी के, जिसमें आ जाती है जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 डिवीजन्स हैं मेन जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टडीज करते हैं। जोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स की तमाम तर स्टडी इसके अंदर मौजूद होती है, वो है जोलॉजी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी देखते हैं, किस तरह से उनको ग्रो करवाते हैं, क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कौन सी स्पीशीज हैं, कितनी तरह के प्लांट्स हैं, उन सब की स्टडी बॉटनी के अंदर आ जाती है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाती हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी जिसमें हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स की, उनकी जो बनावट है ये किस तरह से बने हैं, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ये साइंस की बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो कि हमारी जिंदगी में आमतौर पर पाए जाते हैं, एक इंसान के अंदर भी, जिसके अंदर आ जाते हैं वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एनाटॉमी आ जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं और ये भी एक बायो की ब्रांच है। इसी तरह है हिस्टोलॉजी, टिश्यूज की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी, और ऑब्वियसली टिश्यूज को हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, इसलिए ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है जिसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सेल बायोलॉजी। उसके नेम से ही पता चल रहा है, सेल्स के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की स्टडीज को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं बायो की इस ब्रांच में। फिजियोलॉजी, जो हमने एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसकी स्टडी देखी थी एनाटॉमी में, उन सब स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं फिजियो। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या हैं, जो कि इनहेरिटेंस में रोल प्ले करती हैं, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है, ये एक ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। किन चीज़ों की कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसे हम उर्दू में विरासत कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। वो पूरा जो सेशन है, एक एम्ब्रियो किस तरह से बनता है, एक न्यू इंडिविजुअल किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से डेवलप होता है, उस सब की स्टडी हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सोनॉमी। ये एक स्टडी है जिसमें ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स की
क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, ग्रुप्स कौन से हैं, सब ग्रुप्स कौन से हैं, और उसके बाद उनकी स्टडी की जाती है। पैलेंटोलॉजी, ये एक स्टडी है फॉसिल्स की, जो कि ऑर्गेनिजम्स के रिमेनिंग्स बच जाते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो आप कह लें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके नेम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रोल है, क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सर्दियां हैं तो हम अपने आप को कवर करते हैं, गर्मियां हैं तो हम उस हिसाब के कपड़े पहनते हैं। ये सब एक रिलेशनशिप आ जाते हैं, एक इंट्रैक्शंस आ जाती हैं, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। ये एक सोशल बिहेवियर है एनिमल्स का सोसाइटीज के साथ। सर्दी है तो उसको, एक इंसान को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सर्दी महसूस होती है। ये एक सोशल बायोलॉजी है कि उसको सर्दी महसूस हुई, ये उसका बिहेवियर हो गया, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, इट इज द स्टडीज ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपने दूसरों से फायदा लेकर, बजाय उनसे फायदा लेने के बाद उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैन काइंड को मजीद बेहतर करने के लिए। इम्यूनोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। उनके नेम से ही पता चल रहा है कि इम्यूनोलॉजी क्या है, एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की, उनको दूसरे डिफरेंट अगेंस्ट उनके माइक्रोब से बचाने के लिए जो स्टडी की जाती है वो इम्यूनोलॉजी है, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। एंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ड्रग्स हम यूज करते हैं, फार्माकोलॉजी हम इसलिए बेसिकली यूज करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी का जो मकसद है, जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज्यादा इस तरह का हो गया हुआ है कि ड्रग्स के बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, सर दर्द हुई तो कोई भी मेडिसिन ले ली, तो उनका क्या इफेक्ट आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सब स्टडी हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशनशिप्स ऑफ बायो टू अदर साइंसेस। बायो के क्या रिलेशनशिप्स हैं बाकी साइंसेस के साथ? ऑब्वियसली हर चीज एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रही है। सबसे पहले आ जाता है बायोफिजिक्स, फिर आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स। जो भी एक कोई भी जानदार है, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो सब किसके, फिजिक्स के लॉज के ऊपर, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं फिजिक्स भी रिलेट कर रही है। नेक्स्ट आ जाती है बायोकेमिस्ट्री, जो कि हमारे अंदर, जिस्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सब आ जाती है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इसलिए ये कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेशन बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री, ये भी एक थर्ड रिलेशन है। किसका? बायो का। जो भी हम कोई भी प्रोसेसेस करते हैं, कोई भी हम एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको हमने एक प्रोसेस को डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम यूज करते हैं। वो जो टूल्स होते हैं वो सब मैथमेटिकली टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मैथ्स भी मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आ जाती है बायोजियोग्राफी। डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, जो कि डिफरेंट इलाकों में रहते हैं। पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्पीशीज फैली हुई हैं, उन सब के साथ ये कहीं ना कहीं जियोग्राफिकली लिंक कर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी एक साइंस के साथ इसका रिलेशनशिप है। The last one relationship of bio to other sciences is the bioeconomics. बेसिकली बायोइकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि ये जितनी भी फसलें हैं और जितनी भी इस तरह की हम खुद से फसलें उगाते हैं, उसमें क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या हमें नुकसानात हो रहे हैं, क्या उनके रिजल्ट्स हैं, क्या उसकी कॉस्ट आ रही है, वो सब कुछ हम बायोइकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं। बायो के अंदर डिफरेंट कैरियर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी।
कोई भी डिजीज़ है एक इंसान के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका सबसे पहले डायग्नोसिस देखा जाता है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं जो कि मेडिसिन से ट्रीट हो जाती हैं। समटाइम्स हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, या फिर रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किडनी स्टोन्स हो गए, तो किडनी स्टोन्स को अगर वो मेडिसिन से नहीं एक पर्सन रिकवर कर रहा तो फिर हमें फर्दर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इन दैट केस अगर तो स्टोन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है जो कि मेडिसिन से इजीली पास आउट नहीं हो सकता, देन सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो इस सारी स्टडी को हम, जो ये कैरियर है बायो का, वो सब हम मेडिसिन सर्जरी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फिशरीज। इसके अंदर हम देखते हैं एक प्रोफेशनल स्टडी है किस तरह से फिश की प्रोडक्शन करवाई जा सकती है और क्या इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट तरह की फिशेज हैं, वो सब हम फिशरीज के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं फूड को, क्रॉप्स की, एनिमल्स की, जो कि हमारी खुराक का जरिया है, सोर्स हैं। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, हैंस आगे, काउस, बफेलोज, ईच एंड एवरीथिंग दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड। तो इन सब को हम डील करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जो कि एक डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी ब्रीडिंग, उनको बढ़ाने के लिए, उनको मज़ीद ज़्यादा उनकी तादाद पैदा करने के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। ये एक आर्ट है गार्डनिंग का, जिसमें हम जो बेटरमेंट के लिए जो जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, उनको मज़ीद अच्छी तरह से प्रोड्यूस करवाने के लिए जो हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की या फ्रूट्स प्लांट्स की जो कि ग्रो करते हैं, वो सारी स्टडी हम हॉर्टिकल्चर में देखते हैं। इसी तरह है नेक्स्ट फार्मिंग। फार्मिंग में हम, उसके नेम से ही पता चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स के जो फार्म है उनकी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट हम इसमें डील करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। किस तरह से हम फॉरेस्ट्री नेम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इसमें हम मज़ीद बेहतर तौर पर एक कारआमद प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस कर। जो बातें, जो चीज़ें साइंटिस्ट आज के दौर में प्रूव करते हैं या आज से बहुत देर पहले प्रूव करते हैं, कुरान पाक ने बहुत देर पहले इन सब चीज़ों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, सूरह अंबिया वर्स 30। और साइंस इस चीज़ को अब प्रूव करती है कि 60 to 70% जो लिविंग थिंग्स की कंपोजिशन है वो वाटर की होती है। The next verse is He made man from clay like the potter. Surah Rahman, verse number 14. फिर हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या वर्किंग की हुई है। मुस्लिम साइंटिस्ट, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है हमारी साइंस की स्टडी में। ठीक है, जाबिर बिन हयान, इन्होंने प्रैक्टिस की थी मेडिसिन की इराक में। इन्होंने हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी केमिस्ट्री के अंदर, और उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स की बुक्स लिखी थी, जिनमें से जो फेमस थी वो अल नबातात और अल हैवान है। अब्दुल मलिक असमाई, ये पहले मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स की स्टडी की थी डिटेल में, और उनकी जो फेमस राइटिंग है वो अल अबील यानी कैमल, अल खैल हॉर्स, अल वहूश एनिमल, एंड अल कल असनान। बू अली सीना,
ये हमारे एक फाउंडर है मेडिसिन के, जिनको एविसीना कहा जाता है वेस्ट में। ये एक फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे एंड पोइट थे। इनकी फेमस बुक्स जो थी वो अल कानून, अल तिब है, ठीक है, और जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिफरेंट लेवल्स हैं, सब डिफरेंट लेवल्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। जितना भी मैटर है वो सब एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट का अपना एक एटम होता है, ठीक है, और जो ये एटम्स हैं वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वैसे तो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं टोटल, नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं। इनमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, जो कि बॉडी मैस बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। टोटल आउट ऑफ 16 एलिमेंट्स में से जो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं वो टोटल बॉडी मैस जो है 99% बनाते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो 1% टोटल मैस बनाते हैं। जो उनसे बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 699% बनाते हैं टोटल मैस बॉडी का, उनमें है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इनकी कंपोजिशन क्या है, कितनी कितनी इनकी क्वांटिटी है, तो ये 99% बनाते हैं। ऑक्सीजन जो है 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%, और जो बाकी के रिमेनिंग है वो 1% कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं, जिनमें है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरिक, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयोडीन। ये सब मिलकर कलेक्टिवली 1%, रिमेनिंग 1% बनाते हैं बॉडी मैस का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर लेवल? जो हमारे बायो एलिमेंट्स है ना, ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं, ये कंबाइन होते हैं थ्रू आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। उन कोवेलेंट बॉन्डिंग को, आयोनिक बॉन्डिंग को हम मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ये सब बॉन्डिंग जो है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल क्या है? जब हमारे जो बायो एलिमेंट्स हैं ये जब कंबाइन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू या आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स की भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। नेम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन लार्ज। अब हम देखते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें आ जाता है ग्लूकोज एंड वाटर। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इसमें आ जाते हैं स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। ये आपने इसको सीक्वेंस वाइज ही करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर वे में बने होते हैं, कलेक्टिवली इकट्ठे हुए होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ऑर्गेनेल्स बेसिकली जो हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और जब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, सब मिल जाते हैं, इकट्ठे असेंबल हो जाते हैं, तो यूनिट्स ऑफ लाइफ बनते हैं, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके आगे फर्दर लाइफ में काफी जगहों पर पूछा जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? सो द आंसर इज सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है? टिश्यू हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। टिश्यूज बनते ही तब हैं जब डिफरेंट सेल्स, मल्टी सेल्स इकट्ठे हों, ठीक है। सिमिलर सेल्स जो हैं उनका फंक्शन भी सिमिलर ही होगा, और जो सेल्स हैं एक टिश्यू बनाने के लिए, जो एक डिफरेंट सेल्स हैं, मिलियंस ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सब का फंक्शन सेम होगा तो एक
टिश्यू बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब डिफरेंट जो से सेल्स हैं उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स की और प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वो है नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। टिश्यूज के बाद ऑब्वियसली ऑर्गन बनता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वन टाइप ऑफ टिश्यू होगा जिसके जो फंक्शंस हैं वो एक साथ मिलकर कर रहे होते हैं, और वो जो यूनिट कहलाता है वो ऑर्गन होता है हमारा। ठीक है, अब ऑर्गन क्या है? हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टमक की बात करते हैं, स्टमक क्या करता है? हमारी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और फूड को स्टोर करता है। ठीक है, अब टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, और हमारे इस ऑर्गन के अंदर, स्टमक के अंदर। कौन कौन से? एपिथेलियल, जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवाते हैं ताकि हमारी प्रोटीन की डाइजेशन हो सके। ठीक है, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज नेम से ही पता चल रहा है वो कॉन्ट्रेक्शंस करते हैं स्टमक वॉल्स की ताकि फूड की ग्राइंडिंग हो सके और उसको आगे मूव करवाया जा सके। ठीक है, ये हो गया ऑर्गन का काम। अब जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है? ये भी ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ऑर्गन सिस्टम जो लेवल है ना, अब एक हमारा स्टमक वर्किंग कर रहा है, उसके साथ हमारे बाकी ऑर्गन्स भी रिलेट करते हैं, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बाकी के ऑर्गन्स क्या हैं? ओरल कैविटी, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज। जब ये सब कलेक्टिवली ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जब ये सब कलेक्टिवली काम करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल कहलाता है। क्योंकि हम खुराक जब खाएंगे ओरल कैविटी में एंटर होती है, फिर उसके बाद वो स्टमक में जाती है, उसकी स्टोरेज होती है, प्रोटीन की डाइजेशन होती है, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। एक इंडिविजुअल, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, हार्ड एक्सरसाइज की है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज नहीं होगा, उसके साथ साथ हार्ट बीट भी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। तो ये क्या हो गया? ये एक इंडिविजुअल लेवल हो गया, क्योंकि सारे ऑर्गन सिस्टम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज की है, बॉडी की मूवमेंट हुई है, सिर्फ रेस्पिरेशन, सिर्फ हमारी सांस नहीं तेज हुई, हमारी हार्ट बीट भी तेज हुई है। तो ये आ गया इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या है कि एक इंट्रैक्शंस हैं ये, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं इस पूरे कंट्री के अंदर, वो हमारा पॉपुलेशन लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है एट्थ, कम्युनिटी लेवल। व्हाट इज कम्युनिटी लेवल? कि एक जगह पर, एक एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस जब रह रही हूं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिटी लेवल। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है फॉरेस्ट, जंगल। जंगल में आप देखते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, और डिफरेंट स्पीशीज हैं एनिमल्स की, तो वो एक कम्युनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है? हमारे जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंट्रैक्शन नॉन लिविंग्स के साथ, ये सब चीजें जो एक ऑल इकोसिस्टम बनाती हैं मिलकर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एनवायरनमेंट के अंदर जो होते हैं, वो एक बायोस्फीयर लेवल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
अब जो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं ना, वो बेसिकली होते ही टू टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ह्यूमंस ऑब्वियसली। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स उनका न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन जो होती है वो बाउंड होती है ऑर्गेनेल्स के साथ। न्यूक्लियोइड रीजन विद फ्री फ्लोटिंग डीएनए, इसमें जो डीएनए है वो फ्री फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो है यूकैरियोट्स में जो है जो डीएनए वो स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया बेसिकली बैक्टीरिया नहीं है, बट अ टाइप यू कैन से जस्ट लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाता है यूकैरियोट्स, उसमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोट्स का जो डायामीटर है वो 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर होता है, और यूकैरियोट्स का डायामीटर 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें जो उनसी सेल डिवीजन है बाइनरी फिशन के थ्रू होती है प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स में माइटोसिस एंड मियोसिस होती है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली थ्री बॉडीज होती हैं जो सेल ऑर्गेनाइज हुआ हुआ होता है। एक यूनिसेलुलर यानी कि एक सिंगल सेलुलर, और कॉलोनियल्स यानी कि कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, एंड मल्टी सेलुलर जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आ जाते हैं। यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी सिर्फ एक ही सेल पर पूरी लाइफ डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। सिर्फ एक ही सेल होता है। उसकी एग्जांपल है पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना। ये यूनिसेलुलर होते हैं और उसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं एक सेल। नेक्स्ट है कॉलोनियल्स। नेम से ही पता चल रहा है कि कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। काफी मल्टीपल जो सेल्स हैं, मल्टीपल यूनिसेलुलर, काफी यूनिसेलुलर जब इकट्ठे रहते हैं तो वो कॉलोनियां बनाकर रहते हैं, ठीक है। वो होते सिंगल सेलुलर ही हैं, लेकिन वो जब काफी ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन एक सेल दूसरे सेल पर फिर भी डिपेंड नहीं कर रहा होता। वो एक यूनिसेलुलर जो है वो खुद पर ही डिपेंड कर रहा होता है, अपने एक ही सिंगल सेल पर डिपेंड कर रहा होता है। और डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल इसकी है एक एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। ये एक ग्रीन अलगा है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। 100 ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स जो है ना एक कॉलोनी मिलकर बनाते हैं। मतलब 100 वॉलवॉक्स सेल्स हैं, लेकिन वो कॉलोनी क्या होगी? एक होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। ऑब्वियसली उसमें आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल है फ्रॉग एंड मस्टर्ड, जो कि आपका प्रैक्टिकल भी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है, आपसे प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाया जाता है। व्हाट इज मस्टर्ड प्लांट? मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि विंटर में है। इसका जो सीड है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो इसकी प्लांट की बॉडी है उसको एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। लेकिन उसके जो सीड्स है हम लोग ऑयल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल जिसे हम कहते हैं। और बेसिकली इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। जो इसका रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स है ना, वो इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं और फ्रूट्स एंड सीड्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। फ्रॉग, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो बॉडी है ऑर्गन सिस्टम पर डिपेंड कर रही होती है। इसके भी स्पेसिफिक टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज।
Last for important definitions. Molecule. A molecule is the smallest part of a compound that retains the properties of that compound. Species. A species is defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. Habitat means the area of the environment in which organisms live. So this is all about today. We will meet soon on the next chapter, inshallah. Take care of yourself. Allah Hafiz.